बदर तंजीम से वाबस्ता थे। पुलिस ज़राया ने भी इसकी तस्दीक की कि तीनों का ताल्लुक अल बदर मिलिटेंट तंजीम से है, लेकिन ये भी बताया गया कि जो आइडेंटिफिकेशन हुई है ये पुलिस ज़राया से नहीं हुई। और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में भी इस हवाले से बताया कि ये फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कुल मिला के ये भी बताया गया कि इस साल अब तक 200 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और ये भी बताया गया कि 200 के करीब मिलिटेंट अभी वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मौजूद भी है। ये सूरत हाल पुलवामा में और इसी सूरत के पस मंजर में रूटीन की जो पत्थरबाजी के वाक़ात है वो भी कुछ देखने को मिले और काफ़ी देर तक इलाके में फोर्स की डिप्लॉयमेंट देखी गई, घर घर तलाशी का सिलसिला देखने को मिला। और इस घर घर तलाशी के दौरान जो सूरत हाल देखने को मिलती है वो भी यहाँ देखने को मिली। ये साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके की खबर, टिकिन पुलवामा, जहाँ आज सुबह ही एनकाउंटर शुरू हुआ और बाद में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने पर यह इख्तिताम पसीर भी हुआ। पुलवामा में एनकाउंटर हो रहा था तो जनूबी कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन से भी खबर बुरी ही आई और यही बताया गया कि हथगोला फेंका गया। फोर्सेस की टुकड़ी को निशाना बनाए जाने की कोशिश थी और ये निशाना चूक के सरेरा फटा और सरेरा फटते हुए सरेरा चलने वाले 4 लोग जख्मी भी हुए। ये बात दोपहर करीबन 11 बजे की खबर। बताया जाता है कि उस वक्त इलाके में अच्छी खासी तादाद में लोगों की मूवमेंट भी थी और इस मूवमेंट से हथगोले के धमाके से इलाके में अफरा तफरी भी मची। कुछ ने बताया बारामूला सिंहपुरा, कुछ ने बताया पट्टन सिंहपुरा और यूं फोन भी खड़कने लगे, पूछा जाने लगा कि वाक़ा कहाँ पेश आया और बाद में मालूम हुआ कि ये पट्टन के इलाके में है और उन सभी जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया। खतरे से उनकी हालत बाहर बताई जाती है, लेकिन हालात ने, इस वाक़े ने पूरे इलाके में दहशत दौड़ा दी। सोपोर से लेकर श्रीनगर तक के इलाकों में भी दहशत देखने को मिली, क्योंकि बहुत से लोग श्रीनगर से सोपोर की तरफ काम के सिलसिले में गए थे और सोपोर, कुपवाड़ा, बारामूला से भी बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर इस वक्त आया करते हैं और यूं सब लोग अपनों की आफियत, खैर आफियत पूछे जाने लगे और बाद में इन सभी जख्मियों को पट्टन के ट्रॉमा अस्पताल भी शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुबेर क्या मसला द्राय सोको बादरस लाजस गो गारनी टासोस तो फिक्र कम लागो। अच्छा आज सीआर बेमिस तो इसको साइडस आना जावे दुकान उसको। हां ये मैं डॉक्टर इकबाल बोल रहा हूँ SMHS SDH पटन से। तो यहाँ पे सुबह कुछ ब्लास्ट इंजरी हो गई थी सिंहपुरा में, तो जिसमें बहुत सारी पेशेंट जख्मी हो गए हैं। हमारे पास 6 पेशेंट आए, जिनमें से जिनको हमने प्राइमरी एड देके 5 को रेफर किया। एक अभी हमारे पास है, उसको इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। तो जो हमने रेफर कर दिया उनमें कोई सीरियस है? उनमें बहुत सीरियस है, एक पेशेंट है, उसको हेड इंजरी है। देखिए, इसकी वजह कोई नहीं है। वी आर ऑल फेसिंग दिस प्रॉक्सी वार सब जगह से, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो साउथ कश्मीर। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यहाँ पे कोई रेजिडेंट हमारा मिलिटेंट नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज़ की यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ है, चाहे बांडीपुर का है या बडगाम का है, वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। जो आज का ये ग्रेनेड हुआ, इसमें मुझे जो इंटेंडेड टारगेट जो सामने गाड़ी मोड कर रही थी उस वक्त SSB की, वो हो सकता है उनको टारगेट करना हो, लेकिन जहाँ ग्रेनेड फटा है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिविलियन को ही हैरेस करने का टारगेट था। कितने सिविलियन सर इसमें जख्मी हो गए? अभी तक 5 का नाम कंफर्म हो गया है। क्या ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की? देखिए, इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वैली के डिफरेंट पार्ट्स में हुए, इससे लोगों में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सूरत हाल का एक पहलू शुमाल जनूब में हालात वाक़ात, और इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में सियासत, और सियासत में आज लगातार दूसरा दिन महबूबा मुफ्ती को कल श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर नज़रबंद भी रखा गया था। कल भी उनका एक वीडियो उनके हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रही थी कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी यही बताया गया, आज भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिला जिसमें बताया गया कि महबूबा मुफ्ती को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स बताते हुए सरकारी तौर पे बताया गया कि महबूबा मुफ्ती जिन इलाकों में जाना चाहती थी वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न ने इस हवाले से उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कल शाम को ये मालूम हुआ था, लेकिन आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर और PDP हलकों ने इस पर सवाल उठाते हुए बताया कि जब BJP के बड़े बड़े लीडर वादी के उन इलाकों में जाते हैं जिन्हें हाई
प्रोफाइल कहा जाता है सिक्योरिटी लिहाज से, वहाँ पे जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं, तो महबूबा मुफ्ती को कौन सा खतरा? बताया गया कि इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इल्ज़ाम लगाया गया महबूबा मुफ्ती के साथ ऐसा किया जा रहा है, और आज महबूबा मुफ्ती को दोबारा बंद रखा गया। लगातार इस महीने में तीसरी बार है जब महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती को इजाज़त नहीं दी जाए गई, लेकिन बीजेपी के क्वार्टर्स बता रहे हैं कि ये सब ड्रामा है और गुपकार अलायंस के लोग ड्रामे पे ड्रामे की सियासत कर रहे हैं। राज्यसभा मेंबर सैयद जफर बीजेपी के बड़े लीडर भी हैं, कश्मीर में सियासी घमासान को देखते हुए आज कश्मीर पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वोटरों को लुभाने की कोशिश भी करें। और मेरे साथी सैयद तजम्मुल भी उनके पास सुबह सुबह पहुंचे थे, सवाल यही पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो जवाब सैयद जफर का। कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहता है, कहीं भी जाके जलसा करना चाहता है वो करे, लेकिन अब अवाम से ही उन्हें डर लगता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस वक्त गुपकार रोड से कि वहाँ पर पुलिस महबूबा मुफ्ती के बाहर के घर को ताला चढ़ा है, अंदर से भी ताला लगा है, हालांकि उसमें कुछ खदशात है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब चुनाव हों, जब डीडीस के चुनाव हों, लीडर जो है वो गुजरों से, पहाड़ियों से, बाकी लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, देखिए उन्हें पूरी इजाज़त है, वो जा सकती है जहाँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन वो कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने गलत तरीके से ट्वीट करके अपने आप को इस तरह से जाहिर किया कि उन्हें कोई वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं रोक रही है, वो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर सिक्योरिटी, मुझे भी कहीं पर नहीं जाने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रोका गया। सिक्योरिटी रीजन से अगर कहीं पर रुकना है तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है कि उन्होंने इस तरह के हालात के उन लोगों ने रखे हैं जिन्होंने सरकार चलाई है। अब तो हालात सुधर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शोपियां में कब से 2 साल पहले मैं खुद नहीं जा पाता था, नहीं जा पा रहा था, इम्पॉसिबल था। आज मैं वहाँ जाके जलसा कर रहा हूँ, और वहाँ पर मैं और भी पीडीपी की भी गाड़ी देखा। चलिए, हम सियासत पे सईद तजम्मुल ने सईद जफर से बात की, 2 सईदों ने बात की, कश्मीर के तीसरे सईदियान ने सईद महबूबा मुफ्ती के हवाले से, और बताया क्या कुछ सूरत है। लेकिन तजम्मुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, इंतखाबात का 5वां फेज शुरू होने जा रहा है, और इन्हीं 5वें फेज के इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियां, और इन्हीं तैयारियों के बीच में जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स उठ रहे हैं, वहीं वोटरान की हिफाजत से लेकर दूसरे मामला हैं, ज़मीनी सतह पर आप इलाकों में जाते हैं, क्या है सूरत हाल? देखिए, आज जब सुबह मेरी कौमी तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर जफर इस्लाम से बातचीत हुई, और यही मुद्दे थे कि अगर आप सिक्योरिटी खदशात की वजह से 4G इंटरनेट डाटा सर्विस को ऑन नहीं कर पाए, तो माने कि दूसरे पार्टी का जो दूसरी पार्टी की बालादस्ती है वो आपसे ज्यादा है। और जिसके जवाब में जफर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन मामलात को सिक्योरिटी एंगल से देखने की जरूरत है, और बहुत जल्द जो है ये मामला हल होगा। जब आप सिक्योरिटी खदशात की बात करते हैं, तो आज जफर इस्लाम चूंकि सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जाने लगे थे, जब हमारे इंटरव्यू उनके साथ हुआ था, उसके बाद महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर नहीं आने दिया गया। यानी कुछ मामलात हैं जो कि जिस तरह से आज साउथ कश्मीर में 3 मिलिटेंट मारे गए, और इलेक्शन के बाद ये पहला इनकाउंटर होगा। इस बीच में थोड़े से हालात जो हैं बेहतर रहे थे साउथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वोटरान, उसके बाद उम्मीदवार, जब इंतखाबात खत्म होंगे तो आप वोटरान या जो लोग इलेक्ट होंगे उनकी जमानत को आपने कहीं ना कहीं उनकी हिफाजत की जमानत आपने जरूर देनी है। यानी जब गांव देहात कस्बा जात में जाते हैं तो खदशात हैं, एप्रहेंशन हैं, लेकिन किस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा ये मुझे लगता है कि जनरल पुलिस बता सकते हैं। तजम्मुल, एक सवाल जो आ रहा है, जो पीडीपी हल्के भी बता रहे कि क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ गुपकार अलायंस पीडीपी के लिए है? बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन साउथ कश्मीर के उन इलाकों में जा रहे हैं जहां कभी परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ा रहा था। ये बीजेपी पीडीपी वाले कहते हैं, ये गुपकार अलायंस वाले कहते हैं। क्या उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न गुपकार अलायंस के लिए? ये सवाल वो उठा रहे, ये सवाल सोशल मीडिया पे है, ये सवाल आम गली नुक्कड़ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब आप साबिक मुख्यमंत्री को आप अवामी राब्ता पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम करने से रोकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर खतरात हैं, अगर कुछ मामलात हैं, तो शायद दूसरे लीडरान पर भी ये फार्मूला लगाया जा सकता था। लेकिन चूंकि महबूबा मुफ्ती का जो प्रोग्राम लिया जाता है, उसके बाद इन इंतखाबात में हमने देखा कि कई एक मखसूस पार्टियों को काफी ज्यादा जो है सरकार की तरफ से आजादी मिली, जाने की, आने की, उठने की, बैठने की,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने दरवाजे खुद ही बंद रखे। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने उन्होंने बाहर आने का तकल्लुफ तक नहीं किया, लोगों तक मिलने की बात तो दूर की। लेकिन उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती की बात करें तो लगातार उनका भी सवाल है, उन्होंने भी बिल्कुल यही पूछा है कि जिस वक्त कौमी पार्टियों के लीडर मिनिस्टर्स यहाँ पे आएंगे उनके लिए माहौल ठीक है, सिवाय पीडीपी के इस खातून सदर के लिए इस तरह से दरवाजे बंद करना, ये जमहूरियत कहाँ पर है और ये समझ से बाहर ये चीज है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स इस चीज को अपने एंगल से देख रही है। फोर्सेस के लोग अपने एंगल से देखेंगे ही जरूर, उनको भी जरूर देखना है कि हालात जरूरी बेहतर होने चाहिए। लेकिन एक सवाल जो आम आपने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है, लोग पूछ रहे हैं गुप्कार अलायंस में सबसे बड़ी जमात या यूं कहें सबसे बड़ी हिस्सेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने भी बताया कि अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ये याद नजर नहीं आ रहा है कि ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, जो कुछ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बेरुखी, सरद मोहरी या जो उनका रिएक्शन है वो कदर मुख्तलिफ है। इस पे न सिर्फ ताजुब है बल्कि हैरानगी भी है। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जब तक सिविल सेक्रेटरीट में हुकूमत साजी अपने पास है तो उनके जो मामलात इख्तियार जो है ज्यादा दिख रहे हैं। जाहिरी तौर पर वो अपोजिशन में बहुत कम वक्त रहा है और शेख साहब के बाद जब इक्तदार मुंतकिली का दौर शुरू हुआ तब से फारूक साहब से लेकर अभी तक जो है बहुत कम वक्त उन्होंने अपोजिशन में भी उन्होंने अपोजिशन लीडर का ही रोल होगा। लेकिन इस पार्टी के जो कमोबेश फ्रंट लाइन लीडर है उन्होंने इस कोविड-19 के बीच में जो मामलात जो दिखाए उससे साफ तौर पर लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के इस सबसे बड़ी स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हो सकता है कुछ मामलात हो दर पर्दा, हो सकता है कि कुछ तहकीकात तलब मामलात भी हैं, या कोविड-19 के बीच में जिस वक्त उन्होंने कहा कि उनके किसी करीबी शख्स का पॉजिटिव आने के बाद उनके साथ राब्ते में रहने से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को कहा था कि फिलहाल उनसे ना मिलें। लेकिन उसके बाद नवाज सुबह जाने के बाद फिर आप गोशा नशीन हुए, जो एक बड़ी मानाखेज खामोशी है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में जिस वक्त पुलवामा, नायर, टाहाब, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर और बकिया इलाकों में जाने की कोशिश की, कई बार कामयाब हुई, कई बार नहीं हुई। तजुमल वक्त कमी एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है, बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के साथ हम पला है, यानी कुछ इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सौदा कर चुकी है, दिल्ली के साथ बातचीत उनकी मुकम्मल हो चुकी है इसलिए वो पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिल्ली ने उन पे प्रेशर खड़ा कर रखा है, क्रिकेट स्कैंडल से लेकर दूसरे स्कैंडल्स की बात की जा रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है, ये सोशल मीडिया पे गली नुक्कड़ पे कहा जा रहा है कि ये माजी की पॉलिटिक्स दोबारा दोहरा रहे हैं, जिस तरह माजी में बकौले लोगों के इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, आप दोबारा वही कर चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को नजर नहीं आ रही कि लोगों में इनकी इमेज खराब हो रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आपको डॉक्टर अब्दुल्ला के जो लास्ट कमेंट्स थे उसमें उन्होंने साफ कहा, या उसके बाद अकबर लोन साहब कितना मोहतात थे 115वें जब जन्मदिन के मौके पर शेख साहब की मकबरे पे गुलबारी के बाद तकरीब हुई, वो कितना मोहतात थे, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते। और खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नियत नीति पे शक करना अभी ज्यादा कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो जिस तरफ वो जा रहे हैं, और ना ही वो इस वक्त इंतखाबी दंगल में है, दविंदर राणा भी पॉजिटिव आए आखिरी लम्हात में जम्मू में, उसके बाद ना ही वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में जाते हैं, ना ही इस चीज का अफसोस वाइविला करते हैं कि क्या कुछ हुआ। शायद उन्हें इस चीज का एहसास और गम है कि जो उनका एक रोल था कश्मीर में वो खत्म हुआ। शेख साहब के खानदान का जो लेगेसी और उसके बाद कटसी और दिल्ली के साथ ताल्लुकात बेहतर थे, या तो वो दिल्ली वालों से रूठे हुए हैं, और जो एक डिफाइनर डिस्क्राइबर रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो ग्राउंड पे कम हुआ। क्या दिल्ली वाले अब उनकी नहीं सुनेंगे? लेकिन उसके बरक्स जिस तरह से हम 12 कहते हैं कि तमाम पार्टियों के बरक्स किसी एक मखसूस पार्टी की खातून सदर अपनी प्रोग्रामों को और दिल्ली के बाद 35 से 370 के बाद अपनी बात जो है अभी तक रख पा रही है। बाकी लीडरान जिस वक्त गोशा नशीन हुए और अपनी जुबान का इस्तेमाल कम किए, ट्विटर का इस्तेमाल कम किए, कुछ है मुझे लगता है कि जिस पर बहुत शुक्रिया सैयद तजुमुल, मेरे साथी सैयद तजुमुल। हालात और वाक़ात में
इंतखाबात और इन्हीं इंतखाबात के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो हर 4 घंटे के बाद ट्वीट किया करते थे, फारूक अब्दुल्ला जो बयानबाजी में दिल्ली को ललकारा करते थे, और उमर अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन से लेके हसनैन मसूदी, सबकी खामोशी क्या माने खैज है या मजबूरी है? क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास जब हुआ 370 ख़त्म हुआ था, पार्लियामेंट के इजलास में भी खामोशी, बाहर बड़ा हंगामा किया, लेकिन लोग कहते हैं कि बात करनी थी तो पार्लियामेंट के अंदर, बाहर की खामोश चिल्लाने से कुछ नहीं होता। और अब की बार इंतखाबात में भी उनकी खामोशी पे ठप्पा लगते हुए सवाल खड़ा किए जाते हैं। और इन्हीं सवालात के घेरे में 5वां फेज़, और 5वें फेज़ के लिए सरकारी सतह पे तैयारियां, और तैयारियों के बीच में वोटर अमला सबको मुतलका हुकाम की जिम्मेदारी की उनका ख्याल रखें, और इसी ख्याल को निभाते हुए हर जगह पे जहां कल वोटिंग होने जा रही है वहां पे सामान पहुंचाया जा रहा है, वोटिंग सामान पहुंचाया जा रहा है, वोटिंग अमला पहुंचाया जा रहा है, और इंतज़ामिया सभी मामलात पे नज़र रखी हुई है। साउथ कश्मीर में इन्हीं सभी मामलात पे भी सबकी नज़र है, और साउथ कश्मीर में इंतज़ामिया किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इंतज़ामिया वोटरान को, वोटर लिस्ट को और बाकी जो अमला है उसको पहुंचा रही है, उस पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी हमें बताया। कल भी हमारे पोलिंग इसमें जहाँ तक हमारे वोटरों की कुल तादाद है वो मोर देन 36,000 है, और इसमें ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के मुनासिब इंचार्ज हैं वो उनको मज़ीद रिव्यू करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकम बनाया है, ताकि लोग आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में वोट देंगे। और जहाँ तक बाकी सिक्योरिटी के इल्ज़ाम है, सिक्योरिटी के इंतजाम है, डोमिनेशन है और अदर थिंग्स है, दे आर ऑल। सिक्योरिटी मामला डोडा के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, और डोडा में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी तौर पे बताया जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न को लेके लोगों को रोका जा रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट की गई है, और उससे आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वसीम हमारे साथी डोडा में उन लोगों से बात की जिनको सिक्योरिटी के नाम पे परेशान होना पड़ता है। इल्ज़ाम तरह तरह के लगाए जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस तरह उन्हें पैदल चलना पड़ता है, और वहाँ के लोगों के लिए इन इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के नाम पे कितनी ज्यादा मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है। देखो अब हम नीचे बस स्टैंड से, ये पेट्रोल पंप से लेकर बस स्टैंड तक 1.5-2 किलोमीटर का सफर जो पैदल करना पड़ता है। इसी वजह से इधर आगे पूछा गया तो वो रहने किराया जो लिया गया आपको कितना लिया गया? जी हमारे से 150 रुपया किराया लिया गया। तो बताया क्या गया आपको कि आपको क्यों यहाँ से पैदल भेज रहे हैं? बोल रहे नहीं जी, ऊपर ये इलेक्शन है तो इसी वजह से ये जाम लगता है, इसी वजह से हम आपको इधर उतार रहे हैं, तो आप पैदल करके बस स्टैंड तक ये चलेंगे, और ताकि ये जाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से हमें इधर उतारा गया। सर बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सर। सुबह हम 9 बजे घर से निकले तो अभी 12 बजे है, तो अभी हम डोडा में पहुँच रहे हैं। तो नीचे पेट्रोल पंप के पास सर उतारा तो किराया हमने सर दिया डोडा का 40 रुपये लिया भाड़ा से। तो वहाँ पे किसने आपको रुकाई आपकी गाड़ी? यहाँ पुलिस वाले हैं सर। उधर क्या बताया उन्होंने? कि जो इलेक्शन की ड्यूटी है, ये गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं तो वहाँ जाम लगेगा, इसलिए यहाँ पर उतार रही है। चलिए, ये सिक्योरिटी मामलात वादी कश्मीर से लेके डोडा कश्तवाड़ से लेके पुंछ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, और इन पर कई बार सवाल भी उठते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। लेकिन सवालात के घेरे में अब और भी मामलात हैं, और इन्हीं मामलात में एक मामला है और वो है ठेकेदार। साल 2014 में कश्मीर में सैलाब आया था, ठेकेदारों ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 2014 की याददाश्त भी दिलाई और बताया कि 2014 से लेके आज तक उन्होंने काम किए हैं, पैसा नहीं दिया गया। सैलाब में काम किया, सैलाब के बाद किया, आफत में काम किया, बर्फबारी में काम किया, सड़कें बनाई, तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, उनकी बुनियाद भी बनाई, उनके लिए सड़कें भी बनाई, उनके कहने पे काम भी किया, लेकिन पैसा नदारद और पैसा न मिलने की वजह से ठेकेदार जो इलाके का, मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ तबके में गिना जाता था, समझा जाता था, उसको परेशान होना पड़ता है। बैंकों से लोन लिया है, कर्जा आप चुका नहीं पाते हैं, बैंक EMI मांग रहा है, बैंक इंटरेस्ट मांग रहा है, और ठेकेदार के पास जब आमदन नहीं, जब पैसा नहीं, तो ये सब कुछ कैसे दे पाएगा ठेकेदार। और इसी को लेके ठेकेदार वाविला माजी में करते रहे, आज भी वाविला करते हुए मीडिया के जरिए सरकार तक, LG तक बात पहुंचाना चाहते थे कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। देखिए, जैसे आपको मालूम ही है 2014 में यहाँ
एक तबाहकुन सैलाब आया था जिससे पूरा जो कश्मीर या जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हुआ था। इसके साथ साथ ही फिर मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट यहाँ टेकअप की और यहाँ के जो रोड्स है वो 4400 किलोमीटर तबाह हुए थे। 265 ब्रिज यहाँ ख़त्म हुए थे। 165 ब्रिज यहाँ पर जो फुट ब्रिजेस है वो ख़त्म हुए थे। और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है, चाहे हॉस्पिटल्स है, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, चाहे गवर्नमेंट होटल्स है या स्कूल्स है, इसको हमने वापस उसी पटरी पे कश्मीर या जम्मू को वापस उसी पटरी पे लाया था जिस जैसे ये था। लेकिन बदकिस्मती हुई कि दिसंबर में मुफ्ती साहब का देहांत हो गया। तब से हम आज तक जूझ रहे हैं कि जो कि हमारी पिछली बकाया पेमेंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ, वो जो जितने भी महकमे है, चाहे R&B है, चाहे PHE है, चाहे इरिगेशन है, चाहे JKTD से है या बाकी जितने भी महकमे में जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के ठेकेदारों के पैसे है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करे ताकि जो हम 2014 से परेशान हैं या हमारे बैंकों का लोन है हम वो उतार दें। चलिए, ये इंतखाबी दंगल और इंतखाबी दंगल के बीच में कश्मीर का मौसम कुछ ठंडा कुछ मीठा, और इस ठंडे और मीठे मौसम के बीच में कांगड़ी का इस्तेमाल, लेकिन ज़रूरी और मजबूरी कांगड़ी आपको इसलिए है क्योंकि गर्मी का आपके पास अरेंजमेंट नहीं है। कभी हम गर्मी बिजली से किया करते थे, वो बिजली नहीं मिल पा रही है। आखिर वो बिजली कहाँ गई, ढूंढते रहते हैं। हर गली नुक्कड़ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। पोशवारी कुपवाड़ा के वर्णों का इलाका है, वहाँ पे लोग कहते हैं बिजली भी गई है, सड़क भी खराब है, ना बिजली वहाँ पे ना सड़क भी। और सड़क के हवाले से लोग कहते हैं कि बड़ी रकम सरकार ने खर्च की थी लेकिन वो रकम ही गायब हो चुकी है, ऐसा कुछ अंदाजा है। पोशवारी वर्णों के लोलाब के लोग कहते हैं। और फिर बिजली के हवाले से इरफान फाजिल लोगों से पूछते रहे कि आपको कहीं बिजली मिलती है। हमने कल भी सवाल उठाया था कि वो बिजली आपको किसी को नजर आई है। लोग आज इरफान ने जब लोगों से बात की तो सबने कहा कि बिजली नहीं मिलती है कहां पे, ढूंढने की हम कोशिश करें। तो देखते हैं इरफान फाजिल क्या बता रहे हैं, बिजली उसको मिली या नहीं, जरा आप भी सुनिए। बहुत शुक्रिया सनम एजाज। जबकि बात हो रही है मौसम और बिजली को लेकर, तो बिजली के साथ साथ आजकल शेड्यूल जो है कुछ और ही दिखाई दे रहा है। पावर के आजकल जी हां कुछ ऐसे ही कट्स दिखाने लगे हैं कि कट करते करते अब बिजली कट ही हो चुकी है। यानी पहले कुछ शेड्यूल जारी किया जाता और बाद में उस शेड्यूल को लेकर बात करें तो वो शेड्यूल में वो पावर कट्स कुछ और ही होते हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है। लोगों का यह जरूर मानना है कि एक साइड से अगर ई डिजिटलाइजेशन मीटर्स को लेकर बात चल रही है, बिजली के हवाले से बात चल रही है, मगर जो इस मौसम सरमा की बात होती है तो पहले पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और लाइंस को ठीक क्यों नहीं कराया जाता है, जबकि बिजली की पैदावार वादी कश्मीर से ही है, दूसरे स्टेट्स तक भी पहुंचती है। मगर आजकल जी हां अनशेड्यूल कट्स का सामना लोगों को बखूबी उठाना पड़ रहा है। लोग काफी ज्यादा नाला हैं। पीडीडी महकमा आए रोज दावे तो बड़े बुलंद करता है, मगर बात करें पीडीडी महकमे को लेकर तो उनका यह भी मानना है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे जिससे कश्मीर में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। मगर जिसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि वक्त भी गुजर जाएगा, मगर आखिरकार बिजली का बहरान लगातार दिखाई दे रहा है। कोविड पेशेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के लेकर वेंटिलेटर्स जो बिजली पर चलते हैं वो जब नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कोविड पेशेंट्स भी परेशान होंगे। आखिरकार उनका इलाज कैसे होगा। दूसरी जानिब अगर मौसम के हवाले से बात करें, पहले भी IMD डिपार्टमेंट ने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरिबी हवाओं का असर जो है वो दोबारा से दिखाई देगा, जिसका असर खुसूसन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि अपर रीचेस पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई है और कुछ दिनों के बाद मौसम फिर साजगार होगा। मगर आने वाले दिनों में जी हाँ चिलई कलान भी शुरू होगा, जिसका असर 40 दिन तक जरूर रहेगा, जिसे चिलई कलान के नाम से ही वादी कश्मीर में जाना जाता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, कश्मीर। चलिए, इरफान को बिजली नहीं मिली लेकिन मौसम का हाल अहवाल इरफान को मिल चुका था। इरफान ने आपको बताया कि मौसम का हाल अहवाल कुछ आप भी जानते हैं, कुछ ठंडा ठंडा है और इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम समोसे कश्मीर में कम खाए जाते हैं, दालें खाने का बड़ा लुत्फ होता है। तो दाल खाइएगा इस मौसम में, क्योंकि आपको गोश्त बाजार में मिल नहीं सकता। वो गोश्त तभी गायब हुआ था जब सरकार ने बताया था कि हमने निरखनामा लाया है। तो देखते हैं वो निरखनामा कब तक चलता है। जब निरखनामे में कहीं कोई अदला बदली होगी तब बाजार में
में गोश्त भी मुहैया होगा। इन दिनों ब्लैक में ही खरीदने पे इक्तिफा कीजिए, गुजारा कीजिए। लेकिन श्रीनगर से मुझे मेरे साथियों के साथ दीजिए इजाजत। आबिद कादिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सभी साथियों का शुक्रिया। तो स्पेशल रिपोर्ट अभी बस इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।